आसन में अभी कल ही शरद पवार साहब का एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि महाविकास अघाड़ी अभी है, लेकिन आने वाले समय में 2024 में जब चुनाव होंगे उस वक्त रहेंगे या नहीं वो नहीं कह सकते। ऐसा भी उनका बयान आया हुआ है। देखिए, शरद पवार साहब का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा गलत लगे। कुछ साल पहले 2020 में गालिबन बाला साहेब ठाकरे की लाइफ पर एक पिक्चर बनी थी, ठाकरे नाम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहेब ठाकरे का रोल प्ले किया था। उसमें एक सीन मुझे याद आता है कि जब बाला साहेब ठाकरे अपने घर पे बैठे और शरद पवार नाश्ता करते साथ में, तो बाला साहेब ठाकरे उनको पूछते क्रिकेट के ताल्लुक से, और शरद पवार बहुत यंग दिखाया, उसमें बोलते कि नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं। तो आजू बाजू के लोग देखते हैं और फिर बाला साहेब ठाकरे वो आजू बाजू के लोगों को बोलते हैं कि इसका मतलब शरद पवार को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। उसकी वजह ये है कि जब अगर ये बोले कि दिलचस्पी नहीं है मतलब दिलचस्पी है, तो इस अंदाज से शरद पवार की बोलने में, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मतलब कहने और चाहिए कि शरद पवार साहब की मतलब पॉलिटिक्स को समझना नहीं समझ बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। कर्नाटक के जो चुनावी सर्वे मतलब जो आए हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार कर्नाटक के अंदर जो भाजपा की करारी हार होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साल के 12 महीने चुनावी मूड में रहते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा लग गया है कि मतलब कहीं ना कहीं कर्नाटक में बुरी तरीके से भाजपा हारने वाली, इसीलिए वो कर्नाटक के बगल वाले राज्य केरला में जाते हैं, वहाँ पे मतलब वो सभा करते हैं, लेकिन कर्नाटक में वो आजकल नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक के बाद देश के अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में। और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में जो काफ़ी उथल पुथल मची हुई, जो सियासी संकट गहराया हुआ है, उसके ऊपर भी मतलब चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए चर्चित समाज सेवक और एडवोकेट और प्रोफेसर हसन मुलानी साहब यहाँ पे मौजूद है, जिनकी पहली निगाह होती है मतलब राजनीतिक माहौल के ऊपर, राजनीतिक सरगर्मियों के ऊपर। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो देश के अंदर जो माहौल बन रहा है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। हसन भाई, क्या कहना चाहोगे? कर्नाटक के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, 10 तारीख को वहाँ पे मतदान किए जाएंगे और 13 तारीख को रिजल्ट मतलब चुनाव का आने वाला है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि वो जो है बुरी तरीके से हार रही है इस समय कर्नाटक के अंदर। तो क्या लगता है कि कर्नाटक की भाजपा में जो उसकी करारी हार होगी उसका इफेक्ट जो है दूसरे राज्य के चुनाव में पड़ने वाला है? क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि राजनीति की बात है, जो इस साल तकरीबन 5 से 6 अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये दरअसल जो अगले साल लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसका एक सेमीफाइनल मैच है। फाइनल होने से पहले एक सेमीफाइनल मैच होता है, वो है, और शुरुआत कर्नाटक राज्य से हो रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पहलू है जिसको लेकर वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो नाराज चल रही है। फिर भी आपने देखा होगा कि जो साउथ की पॉलिटिक्स होती है और उत्तर के जो राज्य है उसकी जो राजनीति होती है वो बहुत ज़्यादा समीकरण और गणित बिठाकर की जाती है, धर्म और जातियों और भाषा और पंक्तियों के बुनियाद पर। तो अब तक के बीजेपी ने जो उसका गणित बनाया है वो काफ़ी तरीके से बनाया है। वहाँ के जो लिंगायत समाज के लोग हैं और कई सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया गया है, मुसलमानों का कोटा खुलेआम गृह मंत्री जो है हमारे, उन्होंने रद्द कर दिया। ऐसी कई सारी चीजें हैं, तो वो तोड़जोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कहना कि ये लोग नहीं जीतेंगे, हम लोग जब तक के चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक नहीं बता सकते फिलहाल, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो मामले हुए हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वहां की जो लोकल स्थानीय पार्टी थी, जिस तरह महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और शिवसेना जो यहाँ की कर्म और जन्मभूमि से बनी हुई पार्टियां हैं, वैसे वहाँ की जो जेडीएस पार्टी जो वहाँ की भाषिक पार्टी जो वहाँ से शुरू हुई, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टियां है जो देश के तौर पर लेवल पर होती है। जो वहाँ की जेडीएस लोकल पार्टी है, वहाँ का जो सीएम था उसे हटाया गया, तोड़ जोड़ की पॉलिटिक्स करके कई सारे एमएलए को फोड़ा गया। इसके पहले जो कांग्रेस के सिद्धारामैया थे, वो जो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त काफ़ी चीज़ें की गई। ये कई सारी चीज़ें कर्नाटका की जनता को पसंद नहीं आई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मामला है, जो बीएस येडियुरप्पा
जो जिनकी 80 साल हो चुकी है उम्र, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा दमखम वाला चेहरा रहा है। लिंगायत समाज जिसका बहुत बड़ा असर गिरता है, उसका एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है और वो बहुत एक्टिवली काम करते थे। अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है और उन्होंने जो फुल टाइम पॉलिटिक्स होती है, उन्होंने कहा तो है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनके फिलहाल के अब जो अपडेट्स है उससे कुछ नजर नहीं आ रहा है। रही बात जो केंद्र का जो बीजेपी है, अब तक वो उस तरह के एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो आप देखोगे कि एक सादी सी गुजरात में एक एमएलए की सीट थी जिग्नेश मेवानी की, तो वहां पर 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री चले गए थे और 12-15 केंद्रीय मंत्री चले गए थे। एक पूरा के पूरा वीआईपी जत्था चला गया था और एक छावनी में बदल गया था वो पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस अंदाज से कर्नाटका में अब तक के माहौल नजर नहीं आ रहा बीजेपी का। और कांग्रेस क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वगैरह राहुल गांधी की काफी सफल रही है और उसका भी असर पड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ा है। कर्नाटका के पूरे मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक होते हुए वो महाराष्ट्र में आए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ वो आया हुआ है और वो असर है। और जो हाल फिलहाल में कांग्रेस के नेताओं और खासकर जो राहुल गांधी जो अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा रहा है, उनको बेघर कर दिया गया, उनकी जो एमपी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दी गई, ये तमाम चीजें हैं जो साउथ जो है, जो द्रविड़ा वाला इलाका है, जो कर्नाटका, तमिल, केरला और आंध्रा का कुछ हिस्सा है, ये एक साथ सोचता है, इनकी मेंटालिटी एक जैसी होती है। और अब शायद से बीजेपी की तरफ उनका जो पल्ला है वो हल्का होता जा रहा है और वो स्थानीय या फिर कांग्रेस की तरफ जाने के आशंका नजर आ रही है। अच्छा, असल में मान लो अगर बीजेपी जो है कर्नाटक के अंदर चुनाव हारती है, तो इसका असर क्या आने वाले समय में जो दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, वो चुनाव के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल असर होता है, नहीं ऐसा नहीं। अभी कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के भी जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला जो है, जो 16 विधायक है शिवसेना के, बाकी विधायक जो है उनको लेकर फैसला आना है, उसका भी एक असर गिरेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान एक बहुत बड़ा हिंदी बोलने वाला स्टेट है जहां पर बीजेपी का ज्यादा बड़ा होल्ड रहा है। छत्तीसगढ़ भी हो गया, छत्तीसगढ़ भी है, जो हिंदी भाषिक राज्य है वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने आपको जैसे बताया कि धार्मिक और जाति जो समीकरण है ये अच्छा बना लेती है बीजेपी। लेकिन राजस्थान में क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत कम मार्जिन वाली मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है, अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने पूरा 5 साल निकाल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। सचिन पायलट जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री है, वो कई बार नाराज नजर आए और वो यहाँ वहाँ होते हुए नजर आए। जिस तरह से यहाँ ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने सरकार मध्य प्रदेश की गिराई और वो बीजेपी में गए और मंत्री भी बन गए, वैसे राजस्थान में भी काफी प्रयास किए गए, काफी प्रयोग किए गए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुए। तो बहुत देखने वाला बात होगा। कर्नाटका का जो इलेक्शन है उसका बहुत बड़ा असर इन हिंदी भाषक राज्यों में भी होगा और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगरचे कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को एक मोमेंटम मिल जाएगा, जिस चीज को वो एक इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें एक चीज मिल जाए, उस चीज से हो सकता है कि एक बहुत बड़ी ग्रिप सामने आएगी। और असल में इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी मतलब उथल पुथल हो रही है, रोज नए नए बयान आ रहे हैं, कभी शरद पवार साहब का आ रहा है तो कभी अजीत दादा पवार साहब का आ रहा है। ये बातें सामने आ रही कि सिंध सरकार जो है वो कुछ ही दिनों की मेहमान है और कभी भी मतलब कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसको लेके मतलब जो शिवसेना के जो संजय राउत है, जो सांसद है, उनका भी एक बयान जो था, उसने भी पूरे राज्य के अंदर सनसनी फैला दी कि 15 दिनों के अंदर 2 बड़े मतलब सियासी धमाके होने वाले, एक दिल्ली में होगा और एक महाराष्ट्र में होगा। तो क्या लगता है ये क्या कौन से बड़े धमाके होने वाले 15 दिन के अंदर? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये 2 अलग अलग सवाल है आपके। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक ये उथल पुथल आपको नजर आएगी। मतलब सिर्फ एनसीपी के नेता ऐसे नहीं है, अगर आप देखो तो जो प्रकाश अंबेडकर साहब है उनके भी कई सारे बयानात आए कि बहुत सारी चीजें होगी। और इसके अलावा जो छोटे छोटे राजू शेट्टी वगैरह जो है शेतकरी कामगार पक्ष के हैं, ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे पार्टीज के जिनके पास कुछ एमएलएज है, जिनके पास कुछ भी एमएलएज नहीं है, उन लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए कि महाराष्ट्र में ऐसा होगा वैसा होगा। ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि शरद पवार ने जो 1999 में जो पार्टी की नींव रखी, तो वो एक सेकुलर विचारधारा के साथ में रखी है और वो शिवसेना की और बीजेपी के हमेशा कट्टर विरोधी रहे हैं। इस चीज़ों को लेकर ये बात में कोई दो राय नहीं कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। अब हाल फिलहाल में आसाम या नागालैंड वगैरह में भी कई इलेक्शन हुआ, वहाँ के भी एमएलएज ने बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ नजर आया।
तो ये तोड़ जोड़ की जो राजनीति है, अंडरस्टैंडिंग का जो मामला है, ये हमेशा से चलता आया हुआ है और ये काफ़ी सीनियर नेता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तोड़कर एक साथ में वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और मिल जाएंगे, अब तक तो नजर लेकिन नहीं हसन भाई, अभी कल ही शरद पवार साहब का एक बयान आया है, उनका ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी अभी है, लेकिन आने वाले समय में 2024 में जब चुनाव होंगे उस वक्त रहेंगे या नहीं वो नहीं कह सकते, ऐसा भी उनका बयान आया हुआ है। देखिए, शरद पवार साहब का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा गलत लगे। कुछ साल पहले 2020 में गालिबन बाला साहेब ठाकरे की लाइफ पर एक पिक्चर बनी थी, ठाकरे नाम की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहेब ठाकरे का रोल प्ले किया था। उसमें एक सीन मुझे याद आता है कि जब बाला साहेब ठाकरे अपने घर पे बैठे और शरद पवार नाश्ता करते साथ में, तो बाला साहेब ठाकरे उनको पूछते क्रिकेट के ताल्लुक से, और शरद पवार बहुत यंग दिखाया, उसमें बोलते कि नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आजू बाजू के लोग देखते हैं और फिर बाला साहेब ठाकरे वो आजू बाजू के लोगों को बोलते कि इसका मतलब शरद पवार को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। उसकी वजह ये है कि जब अगर ये बोले कि दिलचस्पी नहीं है मतलब दिलचस्पी है, तो इस अंदाज से शरद पवार की बोलने में, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शरद पवार साहब की मतलब पॉलिटिक्स को समझना नहीं समझ बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कई सारे लोग, अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद जब वो आएंगे तो वो खुद बोलते कि ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता कि मैं शरद राव से बात नहीं करता। अब देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा का मामला रहा तो सुप्रिया सुले सबसे पहले जाकर राहुल गांधी के साथ में रहे, अजीत दादा पवार भी चले गए, और ऐसे अलग अलग कई सारे पॉलिटिशियंस। तो आप खुद लास्ट तक कश्मकश में रहेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। और एनसीपी की कोशिश रहती है कि वो पावर में रहे, इख्तियार में रहे। उनका जो बेस होता है वो ये कोशिश करता है, जो मेन उनका जो पार्टी के जितने बड़े बड़े मेंबर्स है वो कोशिश में रहते हैं कि हम पावर में रहे। पावर में रहने से वो जनता के काम कर पाते हैं, कई सारे फैसले ले पाते हैं, और पावर से ही पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल पार्टियां चलती है। अब क्योंकि एक जो राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, वो हटा दिया गया है, अब वो राज्य स्तरीय दर्जे की पार्टी है, तो कई सारी चीजें जो उथल पुथल के मामले चल रहे हैं वो बस बताए जा रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये 16 जो हमारे एमएलएज है इस पर और शिवसेना का जो पिटीशन है उस पर फैसला नहीं लेता, तब तक के ये बुखार चढ़ा रहेगा महाराष्ट्र रहेगा, मतलब बयान आते रहेंगे। और ये सिर्फ एनसीपी और शिवसेना की तरफ से नहीं है। अगर आप अखबार और न्यूज़पेपर टटोलेंगे तो आपको दिखेगा कि कई सारे ऐसे जो अभी फिलहाल बीजेपी और शिवसेना के साथ में है, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उनके साथ में रहकर जो भी है वो लोग रहकर भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बच्चू कडू जो एमएलए है जो शिंदे सरकार को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। तो इस चीज को लेकर जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक ये राजनीति उथल पुथल जो है महाराष्ट्र में चलती रहेगी। और सबसे आखिर में हसन भाई, जिस तरीके से इस समय देश के जो मौजूदा हालात बने, क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे, एक तरफ जहां भाजपा की केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसको लेकर जो एंटी कंबेंसी पूरे देश में इस वक्त बनी हुई है, क्या लगता है कि मतलब क्या नतीजा आएंगे लोकसभा चुनाव के? क्या एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या लगता है आपको? बहुत जल्दी हो गई ये बात, अभी ये साल तो मतलब हम लोग अप्रैल में है न, जो हालात इस वक्त देश के पूरे बने हुए, कुछ तो मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं ना? मेरा अभी भी ऐसा अंदाजा है कि 60-40% है। 60% मुझे ऐसा लगता है, 40-60% ऐसा लगता है कि बीजेपी वापस सरकार बना लेगी। 40% ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अपोजिशन वाले बाजी मार जाए। ये पूरा गणित जो है ये आप फिर से देखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और इसमें अगर मुस्लिम और बहुजन का जो है, जो बैकवर्ड क्लास के ओबीसी दलित समाज के लोग जो और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, ये अगर एक हो जाए और 80 सीटों पर अगर एक 40-50 सीटें जो है ये बीजेपी के हाथ से अगर छीनने में कामयाब होती है सपा और बसपा, तो मुझे लगता है कि देश के हालात बदल सकते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जैसी राज्य है जहाँ पर 45-50 के आसपास सीटें हैं। 42 के आसपास पश्चिम बंगाल में है मेरे हिसाब से। उड़ीसा एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर एक बहुत असर गिरेगा। बहुत असरदार जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू होते हैं, और उत्तर प्रदेश के हालात तो बद से बदतर होते जा ही रहे। अब वहाँ के जो दूसरे राज्य पार्टी है जैसे समाजवादी है, बसपा है, इसके अलावा और कई सारे दल हैं, अगर वो मिलकर
बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा जुट बनाकर लड़ते और एक 50-60 सीटें अगर निकालते हैं तो हो सकता है देश के हालात बदले और बीजेपी को बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुलानी साहब, जिनसे हमने देश के जो मौजूदा हालात है आज जो बने हुए हैं देश के, उसके ऊपर चर्चा की। जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं इस वर्ष हमारे देश में, और साथ ही लोकसभा चुनाव के ताल्लुक से हमने इनसे सवाल पूछे। बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम। मैं मोइन शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।